नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज रूम पोस्ट पर। मैं हूं प्रशांत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अश्विनी पाठक। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम हैं और आपने देखा होगा इस वक्त पूरे देश में माहौल जो है वो राममय नजर आ रहा है। राम मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होना है और वही वो दिन होगा जब रामलला सचमुच में विराजमान हो जाएंगे। सभी को बेसब्री से इंतजार भी है और राम भक्तों की आस्था का मामला है, लेकिन उस आस्था को ठेस पहुंचाने का काम, उस आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम देश में वो नेता, वो राजनेता कर रहे हैं जो एक समय पर जिनके जो पिताजी थे, जिनके जो हम ये कह सकते हैं कि जो एक डायनेस्टी थी, जो जो पूरी विरासत है राजनीति की, वो उसको संभाल रहे हैं और उनके पिताजी खुद भी जो एक तरीके से इस तरह की राजनीति करते रहे हैं। उन्हीं तेजस्वी यादव की हम बात कर रहे हैं जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने राम मंदिर को लेकर कहा कि अगर आपको भूख लगेगी तो आप क्या मंदिर में जाओगे? नहीं, आप रोजगार के लिए जाओगे, रोटी कमाने के लिए जाओगे, तो मंदिर से क्या आपको रोजगार मिल जाएगा? अब तेजस्वी यादव के लिए कहा जाता है कि वो 9वीं पास हैं, 10वीं पास हैं। अब कितना उनका ज्ञान है, कितना नहीं है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितना वो समझ रखते हैं हर चीज की, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने कही, उसके बाद आज वो एक बौद्ध मंदिर में गए, दलाई लामा के वहां पर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया, दलाई लामा का, उनके दर्शन भी करे, गौतम बुद्ध के दर्शन किए बौद्ध मंदिर में जाके। तो कुल मिलाकर के बात क्या है? क्या तेजस्वी यादव ये कहना चाहते हैं कि राम मंदिर से तो लोगों को शायद रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन बौद्ध मंदिर से रोजगार मिल जाएगा? क्या बौद्ध मंदिर में जाना राम मंदिर में जाने से ज्यादा बड़ी बात है? इन्हीं सब चीजों पर आज हम बात करेंगे अश्विनी से। अश्विनी, आप मुझे बताइए कि तेजस्वी यादव का ये कहना कि भाई आप मंदिर जाओगे, अगर आपको भूख लगेगी तो क्या आप मंदिर जाओगे, अगर आपको चोट लगेगी तो क्या अस्पताल जाओगे, ना कि मंदिर जाओगे, और आज वो खुद ही मंदिर चले जाते हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड लाते कहाँ से हैं ये लोग? प्रशांत, पहले तो तेजस्वी यादव को जब पता नहीं है, क्योंकि वो घोटाले जो उनके पिताश्री ने किए हैं ना, उसके दम पे रोज मतलब पेट भर रहे हैं और उसके दम पे अपनी वीआईपी सेवा चल रही है। उनके अस्पतालों में इलाज हो रहे हैं, महंगे महंगे इलाज हो रहे हैं। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो अस्पताल चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, जहाँ लगातार भंडारे होते हैं। वहाँ पर लोगों को मंदिर से भोजन भी मिल रहा है, मंदिर से इलाज भी मिल रहा है और मंदिर से रोजगार भी मिल रहा है। मैं तेजस्वी यादव को ये बात बताना चाहूँगा, अगर वो इस वीडियो को देखें, उन तक ये वीडियो पहुँचे, तो बहुत से मंदिर ऐसे हैं जहाँ से अस्पताल चल रहे हैं, लोगों का फ्री में इलाज हो रहा है। बहुत से मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे ना जाने कितने लोग रोज प्रसाद पाते हैं। बहुत से मंदिर क्या, हर मंदिर के बाहर आप देखते होंगे माली बैठा होगा, फूल माली बेचता होगा, दिया बेचने वाले बैठे होंगे। तमाम लोग ऐसे हैं जिनके रोजगार चल रहे हैं। तेजस्वी यादव को न जाने क्यों मंदिर से इतनी आपत्ति हो रही है। एक उनकी पार्टी के जो विधायक हैं, उनका नाम बहादुर से मुझे लग रहा है कुछ और रख देना चाहिए, वो सिर्फ बयानवीर हैं। वो तो नाम दे दिया था। नहीं, वो तो जेडीयू के जो प्रवक्ता थे उन्होंने उनको कायर बहादुर कह दिया था। तो वो बिल्कुल। तो कायर बहादुर है ही है। तो ऐसे कायर बहादुरों का तो मतलब जिक्र करना भी अपने आप में बहुत बड़ी जो है ओछी बात मुझे लगती है। लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में आप अश्विनी क्या कहना चाहेंगे कि ये दोगला मापदंड आखिर क्यों, और हिंदुओं के ऊपर क्यों? मैं बताऊं प्रशांत, तेजस्वी यादव केवल बिहार तक ही सिमट के रह गए हैं। उन्होंने अभी यूपी में आके देखा नहीं है ना। यूपी में हर जिला राममय है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। बरेली से खबर आई कि 3 तलाक की जो पीड़ित महिलाएं हैं, वो इस समय भगवान के लिए वस्त्र बना रही हैं विशेष प्रकार से। ठीक है, बाराबंकी से मेरे पास खबर आई है, राम मंदिर का जो मॉडल है उसको जो लकड़ी के कारीगर हैं उसे तैयार कर रहे हैं और उनकी डेली की इनकम, एक एक कारीगर की बता रहा हूँ मैं, डेली की इनकम 400 से 500 रुपये सिर्फ राम मंदिर के मॉडल बनाकर तैयार हो रही है। वो महिलाएं जो घर में काम भी कर रही हैं और बाद में जाके वो उन मॉडल को तैयार कर रही हैं। राम मंदिर से कितनों को रोजगार मिलेगा तेजस्वी यादव को शायद अंदाजा भी नहीं है। पर्यटन के क्षेत्र में कितना बढ़ावा मिलेगा, धार्मिक पर्यटन। अभी तेजस्वी यादव न्यू ईयर मनाने कहाँ जाते हैं आप? लोगों ने सबसे ज्यादा अयोध्या सर्च किया था कि अयोध्या में रुकने की व्यवस्था क्या है। ये बात मैं नहीं कह रहा, हम नहीं कह रहे, ओयो के जो ऑनर हैं उन्होंने ये बात ट्वीट करके कही कि सब लोगों ने व्यवस्था अयोध्या में देखी कि अयोध्या कैसे पहुंचे, तो वहां रुकने की व्यवस्था कैसे हो। आपको शायद पता ना हो, 25 से ज्यादा स्टेट ऐसे हैं जो वहां पे अपना अतिथि गृह बना रहे हैं। थोड़े दिनों बाद बिहार भी पहुंच जाएगा वहां पे अतिथि गृह बनाने, क्योंकि बिहार के लोगों की भी आस्था जुड़ी है। आप सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश के लोगों की आस्था के साथ मजाक कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव। ये तो देखिए बिल्कुल एक
अलग मसला है कि मंदिरों से जो अर्थव्यवस्था चलती है वो एक अलग ही अर्थव्यवस्था होती है मंदिरों की, तीर्थ स्थानों की। अश्विनी, एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, मैं अपने दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा कि हमारे देश की जो कुल जीडीपी है उसमें 2.5% से लेकर के 4% तक का हिस्सा, ये अलग अलग वित्त वर्ष में अलग अलग बदलता रहता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर उस आंकड़े को आप देखेंगे तो 2.5 से लेकर 4% तक का जो हिस्सा है हमारे देश की पूरी कुल जीडीपी में, वो देश भर के जो 9.5 लाख हमारे मंदिर हैं, और 9.5 लाख तो ये वो मैं मंदिर बता रहा हूं अश्विनी जो सरकारी आंकड़ों में रजिस्टर्ड मंदिर हैं, जिनके पास से सरकार को चढ़ावा जाता है, जो सरकारी नियंत्रण के तहत आने वाले मंदिर हैं। और जो सबसे बड़ी एक तरह से पीड़ा देने वाली बात भी है, क्योंकि सरकार जो है वो उसके नियंत्रण में ये तमाम मंदिर होते हैं। तो 9.5 लाख मंदिर ऐसे हैं जो भारत की जीडीपी में 2 से 4% योगदान देते हैं। इसके अलावा हमारे ही देश में आज वो बौद्ध मंदिर गए ना तेजस्वी यादव, अब उनसे सवाल पूछना चाहिए, हमारे ही देश में बौद्ध मंदिर हों, जैन मंदिर हों, या मस्जिद हों, या गुरुद्वारे हों, या गिरजाघर हों, चर्च हों, इन सबको आप जोड़ देंगे तो तकरीबन 3.5 से 4 लाख ये कुल आंकड़े इनके हैं जो पूरे देश में ये हैं रजिस्टर्ड। और उसमें ये इनका जो कंट्रीब्यूशन हमारी देश की जीडीपी में है वो 0.01% है अश्विनी। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। प्रशांत, गुजरात के सोमनाथ मंदिर हो, गुजरात का महाकाल का मंदिर हो, उत्तराखंड का केदार धाम प्रोजेक्ट हो, उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर हो, आपने बनारस का कॉरिडोर देखा होगा, विश्वनाथ कॉरिडोर, इन सभी धार्मिक स्थलों में जो बढ़ावा हुआ है, जो काम किए हैं सरकार ने और लोगों का पर्यटन वहाँ पर बढ़ा है, उससे जब जो साल 2020 और 21 वार्षिक था, मतलब उसमें 65,000 करोड़ रुपए की आय हुई थी। और जब 21 और 22 में ये आय पता है कितनी पहुंची है? 1,34,000 करोड़। तो तेजस्वी यादव ये आंकड़े नहीं देख रहे हैं कि मंदिर से कितना रोजगार लोगों को मिल रहा है, कितना पर्यटन में बढ़ावा मिल रहा है, वहां पर इनकम कैसे लोगों की बढ़ रही है। और जो मंदिर को निजी जो दान मिलता है ना, उसमें 14% की वृद्धि हुई है। 27,000 करोड़ रुपए मंदिर तक पहुंचा है। और मंदिर का दान जो है वो वहाँ के धर्मार्थ में लगता है, साधु संतों की सेवा में लगता है। तेजस्वी यादव को ये जानकारी नहीं होगी क्योंकि वो कभी ऐसा किए नहीं है ना, उनके यहाँ सिर्फ घोटाले की नीति चली है और जो घोटाले का काम उन्होंने किया है बस वही जानते हैं। 2 साल में 12 करोड़ रुपए जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं बनारस में दर्शन करने के लिए, और 65% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों बताते हैं जो कॉरिडोर बनने के बाद से वहाँ पे पर्यटकों की, और जिसमें 15,930 विदेशी भक्त शामिल हैं जिन्होंने मंदिर में दर्शन किए हैं। मतलब फॉरेन से भी लोग आकर मंदिर में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव को आपत्ति हो रही है, वहाँ पे लगभग जो छोटे पर्यटक जो दुकानदार हैं उनके उनके कारोबार में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। उनका जो कारोबार था उसमें 10 गुना का इजाफा हुआ है। ये मैं नहीं, आंकड़े बता रहे हैं। जो सालाना कारोबार अब तक 20,000 करोड़ का पहुंच गया है बनारस के अंदर। काशी का नाम आते ही सबसे पहले विश्वनाथ सबके दिमाग में आते हैं, आज वहाँ की भव्यता सबके दिमाग में भी आ रही है। साथ साथ 2 साल में 13 करोड़ लोगों के पार जा चुकी है वहाँ के पर्यटकों की संख्या। और आपने देखा होगा कि आंकड़े आए थे उज्जैन से, सिर्फ एक दिन के अंदर 3 लाख लोगों ने करीब दर्शन किए थे वहाँ पर। और तेजस्वी यादव को ये भी मैं बताना चाहूँगा, 2022 में 4.5 करोड़ सैलानी वहाँ पर थे, और इस 2023 में अभी तक जो आंकड़े आए थे 2023 के आखिर महीने के शामिल नहीं, उसमें कम से कम 7 करोड़ लोग वहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। उसके अनुसार अगर माने तो अकेले बनारस में 1,000 रजिस्टर्ड होटल हैं, यानी कि रोजगार उनको भी मिल रहा है। तेजस्वी यादव सिर्फ बात कर रहे हैं ना कि आपको भूख लगेगी तो कहाँ जाओगे, अस्पताल जाओगे बीमार होने पे, तो कितने अस्पताल वहाँ पे चल रहे होंगे जब इतने पर्यटक वहाँ पहुँचेंगे। उनका रोजगार भी चल रहा है, तेजस्वी यादव को शायद ये जानकारी भी नहीं है। और प्रशांत, ऐसे तमाम आंकड़े मेरे पास हैं कि पर्यटन सेक्टर से उत्तर प्रदेश में 34% रोजगार में वृद्धि दर्ज की गई है। बनारसी कपड़े की पहुंच दुनिया भर में पहुंची है। वहाँ के ट्रैवल एजेंट, ई रिक्शा, ऑटो चालक, टैक्सी, पूजा सामग्री बेचने वाले, ठेले खोमचे वाले, छोटे व्यापारी, इन सब की इकोनॉमी में बूस्ट आया है एकदम। तो तेजस्वी यादव को ये आंकड़े भी नहीं पता। महाकाल की अगर बात करें तो जो वहाँ पर हर साल 50,000 श्रद्धालु आते थे, वो करीबन हर महीने की बात है, ये 50,000 श्रद्धालु आते थे, वो संख्या 1.5 लाख हो गई है। तो वहाँ पर भी ये इस तरीके से बूस्ट देखेंगे, जब पर्यटक पहुंचेंगे तो वहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, माला भी बिकेंगी, फूल भी बिकेंगे, वहाँ पर लोग ठहरेंगे, होटल का व्यापार भी चलेगा। बिल्कुल, मैंने उसी का भी जिक्र किया था कि मंदिरों की, तीर्थ स्थानों की एक अपनी अलग ही अर्थव्यवस्था होती है। और ये तो भारत सरकार के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं कि पर्यटन का जो क्षेत्र है, जो टूरिज्म का जो क्षेत्र है, वो रोजगार जो है सबसे ज्यादा रोजगार देने के मामले में टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान होता है। और उसी में ही जब आप आंकड़े उठा करके देखोगे, सरकार के ये आंकड़े हैं
तो जो हमारे शिमला, मसूरी, इसके अलावा उदयपुर या ऊटी जैसी जो जगह हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहां पर लोग, अगर आप उन जगहों के टूरिस्ट प्लेसेस के आंकड़े उठाओगे और उसके अलावा केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी या ऐसे जो तीर्थ स्थान है उनके जब आप आंकड़े उठा करके देखोगे तो 60% तक का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन हुआ है, जो पैसे की उससे जो कंट्रीब्यूशन हुआ है, वो इन तीर्थ स्थानों से आया है सरकार के खजाने में। और बाकी जो टूरिज्म के जो बाकी हमारे देश में जो जगह हैं, शिमला, मसूरी, मनाली जैसी जो जगह हैं, वहां से केवल 40% जो है पर्यटन से जो रोजगार उत्पन्न हुआ है और जो आंकड़े हैं वृद्धि के, वो आए हैं। प्रशांत, 19,000 करोड़ रुपए के एमयू साइन हुए हैं अयोध्या में निवेश करने के लिए। तो केवल राम मंदिर नहीं बन रहा है, वहाँ के लोगों की तकदीर भी बन रही है साथ में। अयोध्या में जब 19,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। होटल व्यवसाय में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ है, उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में ये पैसा इन्वेस्ट हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जब व्यक्ति पहुँचेंगे तो उनको तमाम सुविधाएं भी चाहिए होंगी। उसके लिए स्थानीय स्तर पर लोगों के जो रोजगार हैं, आपने देखा उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार ने होम स्टे को बढ़ावा दिया, तो वहाँ पर होम स्टे का चलन कितना बढ़ गया। और जो लोग अपने गांव से पलायन कर रहे थे ना, अब वहाँ पर जो पर्यटन क्षेत्र है जहाँ पर जो ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, वहाँ पर लोग अब जाकर होम स्टे का व्यापार कर रहे हैं। अपने गांव लोग दोबारा वापस लौटे हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो मेरा एक दोस्त हिमाचल में है, वो अपने गांव मीडिया की लाइन छोड़कर वो आज हिमाचल में जाकर होम स्टे चला रहा है। तो स्थिति ये है कि लोग वापस वहाँ लौट रहे हैं, उत्तराखंड वापस लौट रहे हैं। देखिए, नए जो चीज़ें चलन हुआ है ना, तेजस्वी यादव शायद अभी वाकिफ़ नहीं है उससे, क्योंकि बिहार में उनके आप देखते हैं कि क्राइम के अलावा कुछ है नहीं, लोग जाते नहीं हैं इतना पर्यटन के नाम पर। सिर्फ स्थानीय लोग ही हैं जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा पर्यटन वहाँ पे पटना में होता होगा, क्योंकि पटना में लगातार जो लोग वहाँ पहुँचते हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग भी पहुँचते हैं, और सिख धर्म से जुड़े लोग भी पटना साहिब दर्शन करने जाते हैं। तो तेजस्वी यादव और इनके जो भाई हैं ना, तेज प्रताप यादव, वो लगातार ब्लॉग्स बनाते रहते हैं ना, वो डालते हैं कि आज हम यहाँ पर घूमने आए हैं। तो ऐसे बढ़ावा नहीं मिलता है कि आप दूसरी जगह पे जो काम हो रहा है उसको क्रिटिसाइज करें और खुद यहाँ पर अपने राज्य में कुछ ना करें। और रोजगार की बात जो कह रहे थे, अभी तक मैंने इतने आंकड़े दिए कितने लोगों को रोजगार मिला होगा। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बहुत सारे मंदिर जो हैं ट्रस्ट चला रहे हैं जहाँ पे मरीजों के इलाज फ्री होते हैं। जी बिल्कुल। बहुत सारे मंदिरों से लगातार भंडारे हो रहे हैं। गुरुद्वारे में आप चले जाइए, लगातार भंडारे चलते हैं। मंदिरों में लोगों को फ्री रोटी मिल रही है। जो ज़रूरतमंद है उनके लिए तमाम सुविधाएं वहाँ पे हो रही होती हैं। तो तेजस्वी यादव, कृपया पहले और जानकारी ग्रहण कर लो। 19,000 के एमयू अयोध्या के लिए साइन हुए हैं। जो वहाँ निवेश होगा वो किसी सरकार की जेब में नहीं जाएगा। वो 19,000 रुपये मंदिर की जेब में नहीं जाए, 19,000 करोड़ रुपए मंदिर की जेब में नहीं जा रहा है। वो वहाँ पर व्यापार को बढ़ाएगा, लोगों की इनकम को बढ़ाएगा। जी बिल्कुल। और आपने जो अभी बात करी थी अस्पताल वाली, इसी में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जो पटना का बहुत ही विख्यात, बहुत ही फेमस मंदिर है, महावीर मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है और उसकी बहुत बड़ी मान्यता भी है। उस मंदिर ने अश्विनी सबसे बड़ा अस्पताल बनाया था पूरे बिहार में, जिस समय कोरोना काल हुआ था और जिस समय वहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी। सरकार संभाल नहीं पा रही थी मरीजों को और किस तरीके से इलाज दिया जाए। सरकार के नियंत्रण से जब हालात बाहर हो गए थे, तब उस समय महावीर मंदिर ने आगे आकर के मदद के लिए हाथ बढ़ाया था और वहाँ पर अस्पताल तैयार किया गया और तमाम हजारों मरीजों को वहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई थी, स्वास्थ्य सुविधाएं और इलाज उनको मुहैया कराया गया था। इसके अलावा दक्षिण भारत में जब आप जाते हैं तो चेन्नई में ही शंकर नेत्रालय नाम का एक जो है सब बहुत बड़ा, पूरी दुनिया का, शायद मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो एशिया का या फिर वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आई केयर हॉस्पिटल है, जो कि वहाँ का जो स्थानीय जो मंदिर है चेन्नई में, भगवान शंकर का मंदिर है और उसी के द्वारा वो ऑपरेट किया जाता है, संचालित किया जाता है। तो हमारे यहाँ तो जो मंदिर जो होते हैं वो जो है आरोग्य का भी काम करते हैं, स्वास्थ्य लाभ देने का भी काम करते हैं, समाज सुधार का भी काम करते हैं और सामाजिक तानों बानों को बनाने का काम भी करते हैं। अश्विनी, नहीं, अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना तेजस्वी जी, उसके साथ साथ 500 बेड के एक अस्पताल का भी निर्माण हो रहा है। तो इलाज कराने आप वहाँ चले जाइएगा। और आपको जो धार्मिक ज्ञान की जानकारी ना हो तो उसके लिए भी कहीं चले जाइए। और मानसिक आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं पागल खाने बहुत सारे बने, वहाँ चले जाइएगा। क्योंकि आप सिर्फ मंदिर को टारगेट आपकी पार्टी और आप कर रहे हैं। आपको मोदी को टारगेट करना है, आप कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले बोलिए, उनकी पार्टी पर निजी हमले बोलिए। आप किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। उसमें हमारी भी आस्था है, तमाम बहुत सारे लोगों की आस्था है, जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी भी आस्था है।
ठीक है, आप मंदिर को, श्री राम मंदिर को लेकर सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, आप उनको देखिए ना। आपको राजनीति नहीं लगती बीजेपी की अच्छी, आप उन पर क्रिटिसाइज कीजिए। तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उन पर जाकर हमला बोलिए, आप वहाँ पर शांत हो जाते हैं। लेकिन ना, आप सिर्फ मंदिर को लेकर टारगेट कर रहे हैं। आपकी पार्टी के विधायक लगातार ऐसे बयान देते हैं, ठीक है। समाजवादी पार्टी से भी जो केशव प्रसाद इसके अखिलेश यादव के जो साथ में रहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी लगातार बयान दे रहे हैं मंदिर को लेकर। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये बात समझने की जरूरत है कि आस्था से आप किसी के खिलवाड़ नहीं कर सकते। जहाँ लोगों के भाव जुड़े हैं ना, वहां पर अगर आप चोट करोगे तो चोट वो उल्टी आपको लगेगी और आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अश्विनी ये है कि जो आज वो बौद्ध मंदिर में जहाँ पर गए, उन्होंने बाकायदा दर्शन भी करे, दलाई लामा का आशीर्वाद भी लिया। तो भाई ये दोगलापन किस लिए? आप एक तरफ कहते हो कि भाई मंदिर मत जाइए, आप मंदिर से क्या आपको रोजगार मिल जाएगा। अब सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आप भी जो वहां पे गए, आपने चादर शॉल दिया, शॉल दे करके आप वहां भेंट चढ़ा रहे हो। इससे बढ़िया वो शॉल आप किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को दे देते, उसकी बेचारे की इतनी सर्दी में उसका कुछ भला हो जाता। नहीं, वहाँ पर बौद्ध लोग अच्छी मात्रा में रहते हैं, उनके वोट भी तो चाहिए ना उनको। और दलाई लामा पहुंचे हैं तो दिखाएंगे ना कि हम भी जाते हैं, हम भी अनुयायी टाइप के हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी इसी तरीके की बयानबाजी करते हैं। वो बौद्ध धर्म का मानते हैं। आप किसी भी धर्म को मानिए, आप सनातन धर्म को मानिए, बौद्ध धर्म को मानिए, सिख धर्म को मानिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म का अपमान तो करने का हक नहीं मिल जाता। आप दूसरे धर्म को मानना है तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी खुद जहाँ जिस मंदिर में मेरे पिताजी पुजारी हैं, उस मंदिर में पूजा करने आती हैं रोज, ठीक है। वो जब भी बधाई होती हैं वहाँ पर आती हैं, जल चढ़ाती हैं शिव जी को, ध्यान करती हैं उनको और चली जाती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अन्य दिनों में बयान देते हैं मंदिर को लेकर, वो भी बौद्ध धर्म को मानती हैं, लेकिन वो दूसरे धर्म का अपमान नहीं करती हैं, उनका सम्मान करती हैं, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करती। कम से कम अपनी बेटी को ही देख के सीख लीजिए आप। और तेजस्वी यादव की अगर मैं बात करूं तो थोड़े दिन पहले ये पूरे परिवार के साथ बालाजी के मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। भाई, तिरुपति बालाजी आप जब पहुंचे तो क्यों गए? आपको वो उस समय नहीं लगा? देखिए, राम मंदिर, देखिए बेसिकली ये पॉलिटिकल मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाता रहा होगा, और हो सकता है कि 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी, पूरी पूरी कोशिश करेगी। लेकिन लोगों की आस्था पे आप सवाल नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को क्यों बुना रही है, सिर्फ वही क्यों बुना सकते हैं, इस पे आप गहन चिंतन कीजिए ना। आप बुना लीजिए, आप दर्शन करने जाइए। मना किया, आप बुना लो भाई। मैं तो कह रहा हूँ, अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि विपक्ष के नेता अगर बाहर बैठ के ज्यादा दर्शन करेंगे ना, पूरा इंडी गठबंधन जो तुम्हारा है ना, वो मोदी अंदर पूजा कर रहे होंगे और राहुल गांधी और आप सब लोग बाहर बैठ के पूजा कर रहे होंगे, लोग ज्यादा चर्चा आपकी करेंगे कि उनको बुलावा नहीं मिला फिर भी बाहर बैठ के राम नाम जप रहे थे। और लेकिन आप में वो है नहीं ना, कुब्बत नहीं है ना, उसके लिए वो चाहिए ना जिगरा, वो नहीं है आपके लिए, आपके अंदर की। मुस्लिम वोटों का भी तो नहीं, मुस्लिम वोट का भी तुष्टीकरण करना है। आप अगर यही बात अभी कॉरिडोर बनना होता मथुरा में जाके, ठीक है, बाकी बारी कॉरिडोर बनना होता तो आप ये बात कह सकते थे। आपको यदुवंशी कहलाते हैं ना, किस तरह की यदुवंशी हैं। अगर ये बात आप कृष्ण के लिए बोलोगे, थोड़े दिनों बाद वहाँ पर मंदिर बनेगा, कृष्ण जी का मंदिर बनना है, क्यों बनना है भाई, कॉरिडोर बनना है, क्यों बनना है, आप उस पर भी सवाल उठाओगे। आपको जो यादव वोट बैंक है ना आपके साथ जुड़ा हुआ, वो भी छिटक जाएगा। गलती मत कर देना ऐसी। बहुत बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए तो हास्यास्पद कई बार तो लगता है जब इस तरीके के ये लोग नेता बयान देते हैं। और हम तो मतलब इन्हीं की पार्टी के जो मतलब मंत्री हैं, विधायक हैं, कायर बहादुर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिनका नाम ऐसे तो फतेह बहादुर है, लेकिन उनको मैं तो अपनी भाषा नहीं बोल रहा, मैं तो जो जेडीयू के नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कि भाई कायर बहादुर है और जेडीयू उनके साथ महागठबंधन सरकार चला रही है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और अलायंस पार्टनर है जेडीयू उनकी, लेकिन फिर भी कायर बहादुर नाम दे दिया तो मैं तो उसी नाम से बुलाऊंगा कि भाई कायर बहादुर जो आपका वो नेता है जो माँ सरस्वती पे कभी आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, कभी किसी के खिलाफ वो उल्टा बकवास बोल देता है, 10वीं पास वो नेता, एक तरह से मैं तो उसे अंगूठा छाप कहूंगा, वैसे कहने के लिए तो वो 10वीं पास है, 14 करोड़ की संपत्ति का मालिक है अश्विनी, वो 10वीं पास नेता। वो कहता है कि स्कूल बनना चाहिए, स्कूल में लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए। भाई खुद तू शिक्षा ले नहीं पाया, और वो हमारे जो इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, एरोनॉटिकल स्पेस इंजीनियर हैं, वो जाते हैं मंदिर दर्शन करके आते हैं, भगवान को प्रसाद भी चढ़ाते हैं, वो इस इसरो के चेयरमैन हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, और वो 10वीं पास नेता कहता है कि हिंदू धर्म तो मजाक है। 4 आईपीएल खेल कर खुद को खिलाड़ी कहने वाला अब कहेगा विराट कोहली से तुम मंदिर क्यों जा रहे हो भाई? मंदिर जाने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस सेशन करने जाइए।
ये वही वाली बात हो गई ना। और तेजस्वी यादव बाप के नाम पर जो आज वो राजनीति कर रहे हैं ना, पिता से जो विरासत मिली है ना उन्हें, उसे छोड़ दें, अपने जमीनी स्तर से एक पार्टी बनाकर खड़ी कर कर यहाँ तक पहुँच जाए, डिप्टी सीएम के विधायक बन जाए। नहीं हो पाएगा ना भाई, खुद से कुछ किया नहीं है। पिताजी ने बड़ा घोटाला किया है, पैसा बहुत है, पार्टी चल रही है, मौज आ रही है भाई, आलीशान बंगले में रह रहे हो। आपके पिता ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, आपने पिता के नाम पे उनकी द्वारा फसल बोई है जो उनने, वो काटी के खाई है। चाहे वो घोटाला हो, चाहे उनकी मेहनत का फल हो, सारी चीज़ें उसमें उन्होंने बहुत संघर्ष भी किया है। कैसे घर से वो निकले, कैसी गरीबी में वो रहे, और उन्होंने कैसे शासन किया, बिहार में अपना नाम कमाया। देखिए, घोटाले के आरोप उन पर लगाए, लगाता है, वो जेल में भी रहे, उसकी सज़ा उनको मिली, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन इनको तो वो मतलब चांदी की थाल में सजी सजाई मिली है ना, विरासत। तो उसके बाद इस तरीके के बयान दे सकते हैं जब खुद चलकर यहाँ पर आएंगे ना। क्यों छोड़ दिया आईपीएल भाई तेजस्वी आपने? क्यों नहीं मिल रहा आपको मौका? टीम इंडिया में क्यों नहीं पहुँच पाए? नहीं थी ना कुब्बत? तो वही चीज़ है कि आपके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ विरासत में मिला है, उसके दम पर कूद रहे हैं। खुद कमा कर पहुँचिए वहाँ तक। और राम मंदिर का मुद्दा अगर आपको इतना चुभ रहा है तो जाकर राम भजन कीजिए ना। हम कह रहे हैं विपक्ष को ज़्यादा लोग चाहने लगेंगे, लेकिन विपक्ष के लोगों में हिम्मत ही नहीं है किस तरीके के काम कर पाएँ। अब तो कह रहे हैं कि जो निमंत्रण भी मिलेगा भाई, वो पहले तो कह रहे थे कि हम सोचेंगे जाने के लिए, क्योंकि भाई कह रहे थे कि राम तो सबके हैं, हम सोचेंगे जाना है नहीं जाना है, अगर हमें निमंत्रण मिलेगा। जैसे कि यूपी में अगर आप देखो तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई भगवान बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। लेकिन ये वही लोग हैं अश्विनी जो मौका परस्त हैं, मौका पड़ने पे ये कह देते हैं कि जब जहां पर अगर टोपी लगानी है तो निकाल के जेब से टोपी लगा लिया, और जहां पर आपको दिख रहा है कि यहाँ तिलक लगाने से फायदा होगा तो वहां बोलेंगे हाँ अगर भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे। लेकिन ये बात आप भी शायद जानते होंगे अंदरूनी कि ये लोग जाने वाले तो नहीं है 22 तारीख को। नहीं, टोपी लगाने में इनको वोट बैंक दिखता है ना, एक सदा सडाया वोट बैंक है। उन्हें पता है कि ये मोदी के पास नहीं जाएगा वोट बैंक, इसे बस अपनी तरफ करना है कि एक बार हमने दिखा दिया। लेकिन अब उनको भी राजनीति मूर्ख ही बनाना है। नहीं, अब राजनीति बदल चुकी है प्रशांत। भारत के अंदर कोई इस तरीके की राजनीति बची नहीं है धर्म के आधार पर। अब बहुत सी मुस्लिम महिलाएं हैं जो मोदी को वोट देने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने 3 तलाक से मुक्ति दिला दी। बहुत से ऐसे मुस्लिम लोग हैं जिनके घर कच्चे थे, झोपड़ियों में रह रहे थे, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल गया। अब आप कैसे तोड़ोगे? उसका तोड़ क्या है? आप टोपी लगा कर सिर्फ उनके साथ में बैठ जाओगे, वो आपके लिए तोड़ नहीं है। आपको उनके लिए बेहतर पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हम आपके बच्चों का भविष्य भी बढ़िया कर देंगे। आपका भविष्य, चलो आवास मिल गया आपको, लेकिन बच्चों को भविष्य चाहिए अच्छा, तो हमें चुन के लाइए। लेकिन वो पॉलिसी बनाने की जगह आप मंदिर मस्जिद करते रहोगे, टोपी लगा के दिखाते रहोगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है प्रशांत। और कम से कम मैं ये बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इनके भाई आए दिन मथुरा पहुँच रहे हैं, मथुरा में बंसी बजाते हुए देखे जाते हैं, श्री कृष्ण के रूप में अब खुद को ढाल लेते हैं एकदम। तो वो कहीं ना अलग कहीं लेवल की नौटंकी अलग है। लेवल की। देखिए, आपकी धार्मिक भावनाएं, आप कृष्ण को पसंद करते हैं, करिएगा, बहुत अच्छी बात है। मैं भी कृष्ण को मानता हूँ, मैं राम को भी मानता हूँ। लेकिन आप किसी मंदिर के लिए आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि आप मंदिर बनने पे रोजगार थोड़ी मिल जाएगा? क्यों नहीं मिल जाएगा भाई रोजगार? आपने देखे हैं आंकड़े कभी? बनारस में कितना बदलाव हुआ है? बनारस के लोगों से जाके बात कीजिए। ठीक है, एक समय में जब चेंजेस होते हैं ना, एक आप रोज एक टेबल पे एक चीज ला के रखते हैं, दूसरी अगले दिन आपने वो कहीं और रख दी ना, तो भी आपको 1-2 दिन याद करने में, आदत आने में उसमें थोड़ी देर लगती है, दिक्कत होती है। लेकिन जब वो बदलाव पूरी तरीके से बनारस में इस समय जो दिख रहा है, लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है, हम वहाँ से लगातार इस तरीके की खबरें देख रहे हैं। एक मैं थोड़ा सा एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा अभी जो मुझे याद आया आपकी बात से अश्विनी, वो मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं मंदिर रोजगार नहीं देते, मेरा ये आंकड़ा आज आप सुन लीजिए और उन लोगों के मुंह पे तपाक से दे के मारिएगा जो ये कहते हो कि मंदिर से क्या आप तुमको रोजी रोटी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। अश्विनी, हमारे देश में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं टोटल, सबको आप जोड़ लीजिए, सबकी केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जितने भी राज्य हैं सबकी सरकारें प्लस केंद्र सरकार, सारी सरकारी नौकरियां मिला करके कुल रोजगार हमारे देश में 3 करोड़ रोजगार सृजित होते हैं। 3 करोड़ लोगों को ये नौकरियां देती हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिल करके, 3 करोड़ रोजगार। वहीं जितने भी हमारे ये 9.5 लाख मंदिर हैं पूरे देश भर में, हिंदू मंदिर हैं, 9.5 लाख उनकी संख्या है, मोटे मोटे आंकड़ा 9.5 लाख का है। वैसे जो माना जाता है, हो सकता है ये आंकड़ा 15 लाख के आसपास हो, लेकिन चलिए मान लेते हैं 9.5 लाख जो मंदिर हैं, 36 करोड़ लोगों को ये मंदिर रोजगार देते हैं अश्विनी। 36 करोड़, कहाँ आंकड़ा 3 करोड़ का है,
जो राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर देती हैं देश में, कहाँ आंकड़ा 36 करोड़ का है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन तीर्थ स्थानों से, इन मंदिरों से जुड़े हुए रोजगार है। अश्विनी, तो तेजस्वी यादव तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए हमारी, ताकि उनकी बुद्धि में ये बात आ जाए कि मंदिरों से रोजगार भी मिलते हैं, मंदिरों से लोगों के व्यापार भी चलते हैं, जिससे परिवार भी पलते हैं और उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिलती हैं। देखिए तमाम चीज़ें ऐसी हैं, आप बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे काम कर सकते हो ऐसी बयानबाजी की छोड़कर। आप कोई ऐसा मॉडल ले आओ ना, जैसे गुजरात मॉडल के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। जो गुजरात मॉडल उन्होंने दिखाया, पूरे देश को दिखाया, और आज वो पूरे देश में उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग योजनाएं ऐसी चला रहे हैं। तो उसी के दम पर यहाँ बैठे हैं ना। आप अपना बिहार का कोई मॉडल ले आइए कि तमंचा और कट्टे से बिहार को बाहर लाइए, कम से कम विकास कीजिए बिहार में, बिहार का मॉडल पेश कीजिए ना। आज केजरीवाल जाकर बिहार में कह सकते हैं कि मेरे पास दिल्ली सरकार, दिल्ली का एक मॉडल है, लेकिन बिहार का आदमी बिहार में नहीं कह सकता कि मेरे पास बिहार का एक मॉडल है। बिहार के राजनेता नहीं कह सकते हैं बिहार में। तो कम से कम अपने कामों को देख लीजिए। बिहार छोड़ के आधे से ज्यादा बिहारी तो बिहार छोड़ के बाहर रहने को मजबूर है, नहीं, पलायन को मजबूर है। मजबूरी की स्थिति तो इन्हीं नेताओं ने वहां पे पैदा की है। मैं बहुत से ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनका पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया है सिर्फ क्राइम की वजह से वहां पर। और वहां पर जो आपने देखा होगा, तमाम लोगों से हम बातचीत करते हैं, बहुत सारे आईपीएस हैं, आईएएस हैं जिनसे बातचीत हुई होगी, उन्होंने उस समय की बिहार की बात की होगी जब पकड़ा हुआ बिहार होते थे। आज भी होते हैं, आज भी खबरें आती हैं, ठीक है। वहाँ की टीचर्स पे शोषण हो रहा है। आज ही मेरे पास एक खबर आई है, बिहार में पिछले 4 साल से एक प्रधानाचार्य दबाव बना रहे हैं महिला टीचर पर। तो कम से कम उसे बदल दीजिए, बिहार की स्थिति को ठीक कर लीजिए। वो आप पे हो नहीं रही है तो मंदिर पे बयान तो मत ही दीजिए। कम से कम पहले बिहार मॉडल बना लो, सामने वाले को दिखाने के लिए कि मेरे पास ये बेहतर चीज़ है, मैं आपकी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, मेरे पास ये मॉडल है। यहाँ पे आपको एजुकेशन भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा और व्यापार भी मिलेगा, ठीक है। नौकरी भले ना दे पाओ, क्योंकि नौकरी इतनी बड़ी संख्या में देना किसी के लिए भी असंभव है। भारत सरकार ने जब स्टार्टअप योजना निकाली, तमाम ऐसी योजना निकाली, मुद्रा योजना निकाली, लोन दे रहे हैं, वो छोटे छोटे ठेले खोमचे वालों को लोन दे रहे हैं, बड़े व्यापार वाले पीएमईजीपी के तहत उनको लोन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश यही है कि लोग स्वरोजगार पैदा करें और कम से कम 4 लोगों को और रोजगार दें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हर एक के लिए पॉसिबल है ही नहीं। इतनी जनसंख्या में, भारत की जनसंख्या के अनुसार आप गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते इतने सारे लोगों को। तो कहीं ना कहीं कोशिश करो कि बिहार का एक मॉडल आ जाए और राजनीति अपनी बेहतर कर लो। मंदिर और मस्जिद पे राजनीति को अलग करो, मंदिर को छोड़ो, वहाँ के धर्मगुरु चला लेंगे, वहाँ के लोग चला लेंगे। राम मंदिर का मॉडल कितना सक्सेसफुल होगा आने वाले समय में आप भी देख लेंगे। प्रशांत, तेजस्वी यादव के जो बयान है उसको लेकर आपकी क्या एक ऐसी सीख है उनको जो कहना चाहेंगे कि पहले इन आंकड़ों को देख लो जाकर, और ऐसे बयान देने से पहले खुद जो मंदिर जा रहे हो उस पर नज़र रख लो। मेरी तरफ से तो अश्विनी यही कहना चाहूँगा मैं तेजस्वी यादव के लिए कि देखो भैया, आप हम मान लेंगे कि आप बहुत बड़े राजनीति के धुरंधर हो, बहुत बड़े पुरोधा हो, लेकिन आप जिस व्यक्ति से, जिस शख्स से टक्कर लेने की सोच रहे हो ना 2024 में, भाई साहब वो बहुत बड़ा उसका कद है। और वो कद ऐसा ही नहीं बन गया, वो पहले गुजरात मॉडल लेकर के आया था देश के सामने, फिर उसके बाद में 10 साल तक, लगभग 10 साल तक का शासन का मॉडल प्रधानमंत्री के रूप में देश में उसके पास है, जो देशवासियों को सामने से दिख रहा है। और आज विकसित भारत संकल्प यात्रा उसका एक बहुत बड़ी उसकी वानगी है, सिर्फ एक वानगी है, मैं बता रहा हूं। आप उससे सीख ले लीजिए तेजस्वी यादव, और जैसा अश्विनी ने भी कहा कि बिहार के डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, बिहार को विकसित करने पर ध्यान दीजिए, विकसित बिहार बनाने के संकल्प पे काम कीजिए। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो हो सकता है कि नीतीश कुमार से उलझने का, देखिए नीतीश कुमार से मत उलझिए, नीतीश कुमार को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। और 2024 में जनता फिर देखेगी, बिहार की जनता भी फिर 2025 में देखेगी। अगर उनका काम आपको अच्छा लगा तो आपको वोट देंगे। धर्म की, मजहब की सियासत से दूर रहिए, आपसे बस इतना ही कहना है। और रोजगार की जहां तक बात है मंदिर से, तो वो आंकड़े तो मैं और अश्विनी हम दोनों मिलकर आपके मुंह पे मार चुके हैं। वो आंकड़े आप खुद भी उठा करके देख लीजिएगा। आप अगर आप ना देख पाए, सक्षम ना हो, आपके पास फुर्सत ना हो, या आप पढ़ ना पा रहे हो, तो आप पढ़ने के लिए अपने किसी असिस्टेंट की मदद भी ले सकते हैं। लेकिन आप उन चीज़ों को देखिएगा ज़रूर, उन पर गौर ज़रूर करिएगा। और विकसित बिहार अगर बनाने में कहीं आप कामयाब हो गए, जातिगत जनगणना को भूल जाइए, सिर्फ विकसित बिहार बनाने पर ध्यान दीजिए, जाति पाति से ऊपर उठकर थोड़ा सोचना शुरू कर दीजिए, आपका भला हो जाएगा, जनता आपको जरूर चुन लेगी। ठीक है, फिलहाल तो
इतना ही है इस वीडियो में। बाकी और जानकारी के लिए हम जुड़े रहेंगे आपके साथ और अन्य वीडियो पर ऐसे बातचीत करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और तेजस्वी यादव के इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे, साथ ही साथ आपकी क्या भावनाएं राम मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं, या आप क्या देखना चाहते हैं वहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो ठीक है या नहीं, और उस सब पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल नमस्कार।